हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान हिस्ट्री का एक ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है राजस्थान का प्राचीन इतिहास, जिसमें हम पढ़ेंगे किन किन के बारे में। राजस्थान के इतिहास में पाषाण काल के बारे में, ताम्र पाषाण काल, कांस्य युग, लोह युग, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और राजस्थान के प्रमुख जो शेष बचे हुए जो पुरातात्विक स्थल है, इनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आप इनके बीच में समझ बन सके। तो शुरुआत करते हैं आज की। तो आज शुरुआत करेंगे राजस्थान के इतिहास में पाषाण काल से, जिसको कहते हैं स्टोन एज। भारत की बात करें तो भारत में पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये आप याद रखेंगे कि भारत में पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। राजस्थान में पुरातत्व का जनक माना जाता है एसीएल कार्लाइल को। तो भारत की तो बात करें तो भारत में तो अलेक्जेंडर कनिंघम है, तो राजस्थान में किसे माना जाता है? एसीएल कार्लाइल को पुरातत्व का जनक माना जाता है। एसीएल का मतलब आर्चबोल्ड कैंपबेल कार्लाइल। 1870 की बात करें तो 1870 में खुदाई के दौरान सीए हैकेट को, जब शुरुआत की बात करें कि भारत राजस्थान के अंदर सबसे पहले यदि कुछ मिला है पाषाण काल का, तो किसको मिला है और क्या मिला है, तो उसकी बात करें 1870 में खुदाई के दौरान सीए हैकेट को जयपुर और इंद्रगढ़ से, कहाँ से? जयपुर और इंद्रगढ़ से हस्तकुठार मिले हैं। ये आप याद रखेंगे, जयपुर और इंद्रगढ़ से क्या मिले? हस्तकुठार, जिसे हैंड एक्स कहते हैं। हैंड एक्स मतलब हाथ की छोटी कुल्हाड़ी होती है, पत्थर की बनी हुई, लकड़ी के ऊपर पत्थर को बांध के कुल्हाड़ी बनाई जाती है, वह मिली है। ये हस्तकुठार क्या? पत्थर से बनी हुई कुल्हाड़ी है। यह हस्तकुठार क्या है? पत्थर से बनी हुई कुल्हाड़ी थी। फिर बात करें सैटन कार की, तो सैटन कार को खुदाई के दौरान ऐसे उपकरण मतलब पत्थर के हथियार कहाँ से मिले हैं? झालावाड़ से। तो हमारे ये जो सीए हैकेट थे, इनको तो जयपुर इंद्रगढ़ से मिले हैं। साथ ही देखें सैटन कार की, तो सैटन कार को क्या है, ऐसे उपकरण कहाँ से मिले? झालावाड़ से पत्थर के हथियार मिले। बी ऑल्चिन की बात करें तो इनको खुदाई के दौरान ऐसी वस्तुएं मतलब पत्थर के हथियार कहाँ से मिले? जालोर से। तो बी ऑल्चिन को ये पत्थर के हथियार कहाँ से मिले? जालोर से मिले हैं। बी ऑल्चिन का मतलब होता है ब्रिगेड ऑल्चिन। तो ब्रिगेड ऑल्चिन की बात करें तो इनको कहाँ से मिले? जालोर से मिले। तो तीन जगह हमने देख ली, जयपुर इंद्रगढ़ से सीए हैकेट को, झालावाड़ से हमारे सैटन कार को, और जालोर से किसको मिले? बी ऑल्चिन को ऐसे अधिकार मिले। बात करें हमारे राजस्थान की, तो राजस्थान में पाषाण काल के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? यहाँ से पाषाण काल के जो चीज़ें मिली है, जैसे हमारे बागोर, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा बाड़मेर, पचपदरा बाड़मेर, उड़ा पुष्कर अजमेर, जायल नागौर, डीडवाना नागौर। तो ये हमारे 6 एरिया हैं जो हमारे क्या पाषाण काल के केंद्र के रूप में उभरे हैं। यदि इनको मैप के अंदर देखा जाए तो बूढ़ा पुष्कर तो अजमेर में है, बागोर भीलवाड़ा में, पचपदरा बाड़मेर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, हमारे डीडवाना नागौर में और जायल नागौर में। मैप में भी आप इनको देख सकते हैं। तो ये हमारे पाषाण काल के प्रमुख केंद्र थे राजस्थान के अंदर। इसमें एक एक करके इनके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करें तो सबसे पहले आता बागोर, जो कहाँ पड़ता है? हमारे भीलवाड़ा में। बागोर की बात करें तो बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के पास में स्थित है। बागोर कहाँ पर है? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के पास में स्थित एक जगह है। बात करें इसके उत्खनन की, तो इसका उत्खनन किसने किया? तो बागोर में उत्खनन का कार्य हमारे वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा किया गया था। किसने किया था? वीरेंद्र नाथ मिश्र ने हमारे बागोर में उत्खनन का कार्य किया था। उत्खनन की बात करें तो उत्खनन के बाद कौन कौन से साक्ष्य मिले? तो वहाँ से हमारे माइक्रोलिथ मतलब लघु पाषाण उपकरण, पशुपालन जैसे जिसमें हम क्या किसको गिनेंगे? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को, मतलब पशुपालन के अवशेष मिले हैं। कृषि के अवशेष मिले हैं और तांबे की छेद वाली सुई सबसे मोस्ट है ये। क्यों? क्योंकि परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि तांबे की छेद वाली सुई कहाँ से प्राप्त हुई है। तो आपको बताना है बागोर की सभ्यता थी, जो पाषाणकालीन सभ्यता की बात कर रहे हैं, वहाँ से हमें तांबे की सुई मिली है। चित्र में आपकी सुई बनी हुई है, तो आप इससे भी याद कर सकते हैं कि लघु आप पाषाण उपकरण, पशुपालन, कृषि और तांबे की छेद वाली सुई है, ये बागोर सभ्यता से मिली है। बागोर सभ्यता के बारे में और बात करें तो बागोर हमारे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का पालना कहलाती है। बागोर क्या कहलाती है? हमारे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का पालना कहलाती है। बागोर में जो महासती का टीला है, वहाँ उस स्थान से उत्खनन किया गया था। कि बागोर में क्या है? जो महासती का टीला है, वहाँ पे उत्खनन किया गया था। बागोर क्या है? क्रमिक सभ्यता है। क्रमिक सभ्यता का मतलब होता है कि पहले एक सभ्यता होना, फिर दूसरी, फिर तीसरी, मतलब एक ही स्थान पे अनेक सभ्यताओं का उद्भव होता है, तो इसे क्या है? क्रमिक सभ्यता कहते हैं।
तो बागोर को हम क्या कहते हैं, क्रमिक सभ्यता कहते हैं। और कहाँ पे किया गया है, बागोर में महासतिया का एक टीला है, वहाँ पे ये उत्खनन कार्य किया गया है। दूसरी सभ्यता आती है हमारी कौन सी, तिलवाड़ा। ये कहाँ पड़ती है, हमारी बाड़मेर में। तिलवाड़ा सभ्यता की बात करें तो हमारे बाड़मेर में पड़ती है। स्थित की बात करें तो तिलवाड़ा राजस्थान के बाड़मेर जिले में लूणी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे, लूणी नदी के किनारे स्थित है। उत्खननकर्ता की बात करें तो तिलवाड़ा में उत्खनन का कार्य हमारे वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा किया गया था। किसने किया था, वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। तो उत्खनन के बाद उनको कौन कौन से साक्ष्य मिले इसकी बात करें, वहाँ पे हम उनको माइक्रोलिथ मतलब लघु पाषाण उपकरण, पशुपालन के अवशेष, अग्निकुंड। यह अग्निकुंड वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा परीक्षा में पूछी जाती है कि अग्निकुंड कहाँ से मिले हमें, तिलवाड़ा सभ्यता जो हमारे कहाँ बाड़मेर में, यह अग्निकुंड के अवशेष मिले। तो हमने दोनों चीज़ें देख ली, बागोर तिलवाड़ा दोनों सभ्यताओं के बारे में देखा। ये दोनों हमारे किसके अवशेष मिले, हमें पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जो कहाँ पे, राजस्थान में। अब हम देखेंगे ताम्र पाषाण काल के बारे में। किसके बारे में, ताम्र पाषाण काल के बारे में बात करें, चैल्कोलिथिक एरा की। तो ताम्र पाषाण काल के अधिकतर केंद्र बनास नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे, बनास नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इस सभ्यता को बनास सभ्यता भी कहा जाता है। ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र हमारे आहड़ जो हमारे उदयपुर में पड़ता है। कहाँ, आहड़ है जो कहाँ पड़ता है, उदयपुर में। इसलिए इस सभ्यता को आहड़ सभ्यता भी कहा जाता है। इसलिए क्या कहते हैं इसको, आहड़ सभ्यता भी कहते हैं। हमारे रतन चंद्र अग्रवाल ने इस सभ्यता मतलब जो हमारे बनास सभ्यता या आहड़ सभ्यता है, इसकी खोज की थी। किसने, रतन चंद्र अग्रवाल या आरसी अग्रवाल थे, इन्होंने इस सभ्यता की यह खोज की थी। बात करें आहड़ सभ्यता की, तो आहड़ सभ्यता या फिर बनास सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे उसकी बात करें तो इसके हमारे 4 प्रमुख केंद्र थे। आहड़ उदयपुर में, गिलूंड राजसमंद में, बालाथल उदयपुर में, ओजियाना भीलवाड़ा में। तो राजस्थान में आहड़ सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र थे। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करें आहड़ सभ्यता की, जो हमारे कहाँ पड़ती है, उदयपुर में। स्थिति की बात करें तो आहड़ हमारे राजस्थान के उदयपुर जिले में जो आयड़ नदी है, जिसको बेड़च नदी भी कहा जाता है, जब आयड़ नदी हमारे जैसलमेर झील के अंदर गिरती है तो उसके बाद से क्या है, ये बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। तो इसके किनारे है हमारे आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता की बात करें तो इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, इसको आठपुर भी कहते हैं और आघाटपुर भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम आठपुर या आघाटपुर है। बात करें आहड़ की, तो आहड़ के स्थानीय नाम भी है। आहड़ के स्थानीय नाम की बात करें तो इसे धूलकोट भी कहते हैं। आप इनके स्थानीय नामों के बारे में याद रखेंगे कि आठपुर, आघाटपुर या फिर हमारे धूलकोट। बात करें आहड़ सभ्यता की, तो आहड़ सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन कौन थे। एक तो हमारे थे अक्षय कीर्ति व्यास। कौन, अक्षय कीर्ति व्यास। तो आहड़ का सबसे पहले उत्खनन हमारे अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया था। साथ ही इनका साथ किसने दिया, रतन चंद्र अग्रवाल ने। बाद में आए थे हमारे HD सांखलिया या फिर हसमुख धीरजलाल सांखलिया। इन दोनों ने भी हमारे अक्षय कीर्ति व्यास का साथ दिया था आहड़ सभ्यता के उत्खनन में। जब उत्खनन किया गया आहड़ सभ्यता का, तो वहाँ से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले उसके बारे में बात करें तो उत्खनन से मिले साक्ष्यों की बात करें तो वहाँ तांबे की भट्टियाँ मिली, कॉपर फर्नेसेस मिले, रंगाई छपाई के उद्योग, काले और लाल मृतभांड की बात करें तो आहड़ से सर्वाधिक और अत्यधिक मात्रा में काले और लाल मृतभांड मिले। मृतभांड का मतलब मिट्टी से बने हुए बर्तन, तो काले और लाल मृतभांड मिले हैं। फिर बाट की बात करें, बाट का मतलब वेट, वेट का मतलब वजन करने की चीज़ें होती है। ये वैसे हमने चित्र तो बाट के लगाए हैं, लेकिन ऐसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन वजन नापने की जो माप होता है उसे बाट कहते हैं, वो भी वहाँ से मिले। फिर लाजवर्द जिसे लेपिस जुलूई कहते हैं, तो यहाँ के लोग क्या लाजवर्द अफगानिस्तान से लेके आए थे। यहाँ पे क्या लाजवर्द मिला है आहड़ सभ्यता से। तो बात करें यहाँ पे जो लाजवर्द मिला है, ये लोग क्या है, लाजवर्द को अफगानिस्तान से लेके आए थे। क्यों, क्योंकि जो नीला पत्थर है लाजवर्द, यह अफगानिस्तान में ही पाया जाता है। फिर बात करें बिना हत्थे का जलपात्र, तो ऐसा बर्तन जिसके हत्थे नहीं है, तो ये हमारे ईरान या पर्शिया में मिलता है। ये बर्तन क्या, ईरानी सभ्यता के पोषक है, मतलब यहाँ पे मिलते हैं। इससे पता चलता है कि जो हमारे आहड़ सभ्यता थी, ये हमारे ईरान की सभ्यता से मेल जोल रखती थी, ये व्यापार करती थी। अपोलो के चित्र वाला सिक्का भी यहाँ से मिला है। क्या, अपोलो के चित्र वाला सिक्का जो बगल में आप देख सकते हैं, अपोलो का चित्र वाला सिक्का जो कहाँ का है, हमारी यूनान या ग्रीस का है, जो हमारी यूनानी सभ्यता के बारे में बताता है। इसका मतलब है हमारी जो आहड़ सभ्यता थी, ये यूनान की सभ्यता से संपर्कित थी, मतलब वहाँ से संपर्क रखती थी। ये हो सकता है व्यापार भी किया जाता हो। तो शव के साथ आभूषण मिले, वहाँ कई शव मिले हैं जिनके साथ क्या आभूषण मिले हैं। इस बात से ये पता चलता है कि पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। अब आप सोचेंगे शव के साथ आभूषण मिलना पुनर्जन्म में विश्वास कैसे होगा, कि यदि दोबारा जन्म लेंगे
तो उनको उनके गहने मिलने चाहिए। इसके लिए क्या करते थे, सबके साथ ही क्या उनको गहनों को भी जो उनके साथ दफना दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। तो बैल की मरण मूर्ति, तो ये बैल की जो मरण मूर्ति थी इसे बनास का बैल कहा जाता था। साथ ही साथ देखिए तो यहाँ पे 6 चूल्हे मिले। 6 चूल्हे मिलने का मतलब है संयुक्त परिवार या सामूहिक भोज की जानकारी मिलती है। हो सकता है इसका उल्टा हो, परिवार में फूट पड़ गई हो और 6 भाई थे और 6 भाई अलग अलग रह के 6 चूल्हे बना लिए हो। ये तो सोच का फर्क है। यहाँ ये बताया गया है कि 6 चूल्हे मिलने का मतलब है संयुक्त परिवार या सामूहिक भोज की जानकारी मिलती है। फिर एक जगह में 2 मुंह वाला चूल्हा मिलता है। क्या? 2 मुंह वाला चूल्हा भी जो हार्ड सभ्यता है वहीं से मिलता है। फिर सिलबट्टे की बात करें तो सिलबट्टा मिलता है। सिलबट्टा मतलब जो मसाला पीसने का पत्थर होता है। ग्रामीण सभ्यता के लोग तो इसे समझ जाएंगे, सिलबट्टा जो मसाला पीसने का पत्थर होता है वो यहाँ से मिला है। आहड़ के लोग क्या गेहूँ, चावल, ज्वार ये आदि खाते थे, तो यहाँ के अवशेष भी वहाँ से मिले। पत्थर की नींव मिली है, जो घर है तो घरों में नींव किसकी डाली गई? पत्थर की। कच्ची ईंटें मिली है। क्वार्ट्स की बात करें तो आहड़ के लोग ईंटों को में मजबूती देने के लिए क्वार्ट्स नामक तत्व मिला दिया करते थे। बात करें आहड़ के लोग क्या करते थे, ईंटों में मजबूती देने के लिए क्वार्ट्स तत्व को मिलाते थे। बात करें आहड़ की, तो आहड़ की सभ्यता की विशेषताओं की बात करें तो आहड़ क्या है? एक व्यापारिक केंद्र था। आहड़ क्या था? एक व्यापारिक केंद्र था। और अन्य विदेशी सभ्यताओं जैसे हमने यूनान देखा, ईरान देखा, अफगानिस्तान देखा, तो इन सभ्यताओं के साथ इनका संबंध था। आहड़ से तांबा मिलने के कारण ही आहड़ को ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। आहड़ में क्या मिला था? तांबा मिला था। इसी वजह से आहड़ को ताम्रवती नगरी कहा जाता है। बैल की जो मरण मूर्तियां हैं बनास नदी के पास स्थित सभी केंद्रों से मिले। बनास नदी के आसपास जितने भी हमारे पुरातात्विक केंद्र मिले हैं वहाँ सबसे हमारे बैलों की मूर्तियां मिली है। इसलिए बैलों की मूर्तियों को बनास का बैल कहा जाता है। मरण मूर्ति मतलब मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां होती हैं। हमने बीच में देखा कि हमारे आहड़ सभ्यता से क्या अपोलो का चित्र वाला सिक्का मिला है, और अपोलो क्या यूनान का देवता है। प्राचीन काल में ईरान को पर्शिया के नाम से जाना जाता है। और हमने देखा बिना हत्थे वाला जलपात्र में आहड़ सभ्यता से मिला है, जो संभवतः कहाँ से का प्रतीक था? ईरान की सभ्यता का। तो ईरान को पर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। और जो नीले रंग का लाल रुद्र नामक पत्थर था ये हमारे अफगानिस्तान में पाया जाता है, लेकिन आहड़ सभ्यता में भी ये मिला है। इसका मतलब है उनका अफगानिस्तान से भी संपर्क रहा होगा। फिर काले वो लाल मृदभांडों के को गोरे या कोट कहा जाता है। या काले और लाल मृदभांडों को क्या कहा जाता है? गोरे या कोट कहा जाता है। फिर बात करें दूसरी सभ्यता, हमने आहड़ सभ्यता देखी। अब देखेंगे गिलुंड सभ्यता, जो हमारे कहाँ से संबंधित है? राजसमंद से संबंधित है गिलुंड सभ्यता। गिलुंड राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित एक सभ्यता है, यह जगह का नाम है। बात करें गिलुंड की, तो गिलुंड का उत्खननकर्ता कौन है? तो ये हमारे बीबी लाल, पीएस शिंदे, ग्रेगरी पोशल। ये हमारे जो गिलुंड सभ्यता है इनके उत्खननकर्ता थे। कौन कौन? बीबी लाल, बीएस शिंदे, ग्रेगरी पोशल, ये तीनों उत्खननकर्ता है। अब बात करें हमारी गिलुंड सभ्यता की, तो गिलुंड सभ्यता में उत्खनन के दौरान क्या क्या साक्ष्य मिले। पहली बात देखिए तो आहड़ की बजाय यहाँ पे क्या पक्की ईंटें मिली है। आहड़ में तो कैसी ईंटें थी? कच्ची ईंटें थी। लेकिन गिलुंड में क्या हमारी पक्की ईंटें मिली है। बात ही देखिए गिलुंड की, तो गिलुंड में खास बात आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या 5 प्रकार के मृदभांड मिले हैं। आपको ये याद रखना है, 5 प्रकार के मृदभांड परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं कि 5 प्रकार के मृदभांड कौन कौन से हैं। एक तो हमारे काले मृदभांड है, एक लाल, पीले, पॉलिश वाले मृदभांड और ग्रे कलर के मृदभांड। तो 5 प्रकार के मृदभांड मिले। काले मृदभांड, लाल मृदभांड, पीले मृदभांड, पॉलिश वाले मृदभांड और ग्रे रंग के मृदभांड। तो 5 प्रकार के मृदभांड मिले हैं। मिट्टी के खिलौने मिले हैं, हाथीदार की चूड़ियाँ मिली हैं और पत्थर की गोलियाँ मिली हैं। तो हमारे गिलुंड सभ्यता से 5 चीज़ें मिली है। गिलुंड सभ्यता की बात करें तो उसकी विशेषताएं क्या है? तो गिलुंड में क्या मोडिया मगरी नाम की जगह है, वहाँ पे इसका उत्खनन किया गया है। यहाँ पे मोडिया मगरी नाम की जगह है, तो वहाँ पे इसका उत्खनन किया गया है। तीसरी सभ्यता आती है हमारी कौन सी? बालाथल सभ्यता। ये भी कहाँ पड़ती है? हमारे उदयपुर में पड़ती है। बालाथल सभ्यता की बात करें तो ये भी हमारे कहाँ पड़ती है? उदयपुर में। बालाथल राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। उत्खनन की बात करें तो वीरेंद्र नाथ मिश्र या वीएन मिश्र के द्वारा इनका उत्खनन किया गया। बात करें उत्खनन की, तो उत्खनन से हमें क्या क्या मिला है? क्या हमें वहाँ से लोहे की भट्टियाँ मिली है, 11 कमरों का एक भवन मिला है। एक ऐसा घर मिला है जहाँ क्या है 11 कमरे हैं। वहाँ ट्यूबवेल मिली है, मतलब नलकूप मिला है। और हाथ से बना हुआ कपड़ा, क्या हाथ से बुना हुआ कपड़ा है, मशीनें तो थी नहीं उस समय पे, तो हाथ से बुना हुआ कपड़ा मिला है। इससे पता चलता है कि उनको बुनाई आती थी। विशेषताओं की बात करें तो बालाथल सभ्यता का संपर्क हमारे हड़प्पा सभ्यता से भी था। बालाथल सभ्यता का संपर्क किससे था? हड़प्पा सभ्यता से भी था।
चौथी सभ्यता आती है हमारी कौन सी, ओजियाना सभ्यता। कौन सी, ओजियाना सभ्यता कहाँ पड़ती है हमारी, भीलवाड़ा के अंदर। ओजियाना सभ्यता की बात करें तो ओजियाना राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। उत्खनन की बात करें ओजियाना सभ्यता की तो वहाँ पे उत्खनन किया बी आर मीणा ने और आलोक त्रिपाठी ने। बी आर मीणा और आलोक त्रिपाठी ने इनका उत्खनन किया है। बात करें उत्खनन की तो उत्खनन के बाद कौन कौन से साक्ष्य मिले। साक्ष्यों की बात करें तो गाय और बैल की मृण मूर्तियां मिली है। क्या मिला, गाय और बैल की मृण मूर्तियां मिली है उत्खनन के बाद। ओजियाना सभ्यता की बात करें और दूसरे तथ्यों की तो आयड नदी को उदय सागर झील में गिरने से पहले आयड नदी माना जाता है। जो उदय सागर झील है, उदय सागर को पैरामीटर माना जाता है आयड नदी का, कि आयड नदी जैसे उदय सागर झील में गिरती है तो उससे पहले तो उसे आयड नदी कहते हैं, और उदय सागर झील के बाद आयड नदी का नाम बदल के बेडच नदी हो जाता है। आप इसे याद रखेंगे उदय सागर झील के बारे में कि आयड नदी को उदय सागर झील से पहले आयड नदी माना जाता है, उदय सागर झील के बाद आयड नदी को बेडच नदी के नाम से जाना जाता है। उदय सागर झील राजस्थान में उदयपुर में स्थित एक झील है, तो वहाँ मानी जाती है आयड नदी को। तो हमने ताम्रकालीन सभ्यता के बारे में जान लिया। इसके बाद आती है हमारी कौन सी, कांस्य युग या ब्रॉन्ज एरा। कांस्य युग की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सरस्वती सभ्यता, किसी भी नाम से जान लो, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हो या हड़प्पा सभ्यता हो या सिंधु सरस्वती सभ्यता, तीनों वैसे बात एक ही है, तो इनको क्या कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। मतलब कांस्य युग की सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के राजस्थान में कौन कौन से केंद्र है उनकी बात करें तो ये हमारे कालीबंगा हनुमानगढ़ में, सोथी बीकानेर में। आपको याद होना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता के राजस्थान में कौन कौन से केंद्र, कालीबंगा तो हनुमानगढ़ में और सोथी बीकानेर में। तो एक एक करके इनके बारे में देखें। ये कालीबंगा तो एग्जामिनर का फेवरेट जगह है, तो बात करें इसकी कालीबंगा जो हनुमानगढ़ में है स्थित की बात करें। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा क्या है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। कालीबंगा क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है हमारे काली चूड़ियाँ। क्या, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। ऑरेल स्टाइल या ऑरेल स्टाइल की बात करें, इन्होंने घग्गर नदी का सर्वेक्षण किया था। ऑरेल स्टाइल की बात करते हैं, ऑरेल स्टाइल ने घग्गर नदी का सर्वेक्षण किया था। सबसे पहले कालीबंगा की जानकारी एलपी टेसीटोरी ने दी थी। सबसे पहले यदि बात करें तो कालीबंगा सभ्यता के बारे में जानकारी किसने दी, तो ये हमारे एलपी टेसीटोरी थे, जो इटली के हमारे नागरिक थे, या फिर हमारे जो उत्खनन करता थे एलपी टेसीटोरी, इन्होंने दी थी। अर्थात एलपी टेसीटोरी ने सबसे पहले कालीबंगा की जानकारी बीकानेर के राजा को दी थी। तो हमारे बीकानेर के राजा को इसकी जानकारी किसने दी, एलपी टेसीटोरी। बात करें खोजकर्ता की तो 1952 में अमलानंद घोष ने, किसने, अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी। आपको ये भी याद रखना 1952 में अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी। अमलानंद घोष हमारे भारत के पुरातत्वविद थे, कहते हैं भारत के पुरातत्वविद थे जिन्होंने कालीबंगा सभ्यता की खोज की। बात करें खोज और उत्खननकर्ता अलग अलग हो सकते हैं। उत्खनन किसने किया, बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे। बीबी लाल तो अभी हाल ही में 2-4 साल पहले इनकी मृत्यु हुई है, तो बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे ये हमारे इसके उत्खनन करता है। बात करें दशरथ शर्मा की तो दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। दशरथ शर्मा ने क्या किया है, कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। जब हम हड़प्पा की बात करेंगे तो हड़प्पा में 5 स्तरों का उत्खनन किया गया है। हड़प्पा में 5 स्तरों का उत्खनन किया गया है, जिसमें से 2 स्तर तो हमारे पहले और दूसरे स्तर तो प्राक हड़प्पा के हैं, तीसरा, चौथा, 5वां स्तर क्या हमारे विकसित हड़प्पा का है। तो कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा में क्या किया, वैसे हड़प्पा की बात है तो 5 स्तर मिले, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसमें 2 नीचे के स्तर है, ये ऊपर के 3 स्तर तो क्या है हमारे विकसित हड़प्पा के हैं, और नीचे के 2 स्तर क्या मिले हैं, जब खोदते जाते हैं तो परतों के रूप में ये मिलते हैं। तो ये हमारे नीचे के 2 स्तर क्या, प्राक हड़प्पा मतलब हड़प्पा से भी पहले के सभ्यता के अवशेष हैं। आप इसे ध्यान रखेंगे, 5 स्तरों में ये मिली है। कालीबंगा से प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं। या कालीबंगा से प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के सबूत, ये साक्ष्य मिले। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का कोटदीजी नामक स्थान क्या कालीबंगा सभ्यता की तरह ही है। पाकिस्तान का कोटदीजी नामक स्थान क्या कालीबंगा सभ्यता के समान है। कालीबंगा सभ्यता में नगर 2 भागों में बटे हुए थे। क्या, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जैसे हमारा राजस्थान कालीबंगा है, वैसे पाकिस्तान में कोटदीजी है, ये याद रखेंगे। बात करें कालीबंगा की तो कालीबंगा सभ्यता में नगरों को 2 भागों में बांटा गया है।
एक तो हमारा पश्चिम भाग है और एक हमारा है पूर्वी भाग। पश्चिम भाग की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता में नगर के पश्चिम भाग को हम क्या बोलते हैं, दुर्ग को। तो पूर्वी भाग को क्या निचला होता था, इस तरह का होता था कि जैसे इस तरह का होता था, ये कोई भी नगर होता था इस तरह का होता था कि आधा भाग तो क्या होता था, पश्चिम वाला भाग तो ऊपर होता था और पूर्वी भाग क्या होता, नीचा होता था, नीचे होता था। जो पश्चिम वाला भाग होता था ना, उसमें तो हमारे राजा या महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा करते थे, जिसे हम क्या कहते थे, दुर्ग कहते थे। और नीचे वाला भाग जिसमें जन सामान्य रहता था, वो निचला वाला भाग होता था, जहाँ सामान्य जन जैसे मजदूर और ये सब सिपाही किसान ये रहते थे। तो कालीबंगा सभ्यता में नगर के पश्चिम भाग को दुर्ग कहा जाता था या फिर सिटाडेल कहते थे। कालीबंगा सभ्यता के पूर्वी भाग को निचला शहर कहा जाता था, लोअर टाउन कहते थे। कालीबंगा सभ्यता में नगर के पश्चिम भाग में प्रशासनिक भवन स्थित थे। क्या, नगर के पश्चिम भाग में क्या होते थे, प्रशासनिक भवन, जहाँ राजा या महत्वपूर्ण व्यक्ति रहते थे। कालीबंगा सभ्यता में नगर का पूर्वी भाग जन सामान्य के समान हुआ करता था। कैसा होता था, जन सामान्य के समान होता था। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता में नगर के दोनों भाग अलग अलग चार दीवारी से घिरे होते थे। मतलब जो ऊपर का सिटाडेल था, ये दुर्ग था, उसके अलग चार दीवारी थी। तो नीचे वाला जो लोअर टाउन था, उसकी अलग चार दीवारी होती थी। बात करें इसकी कालीबंगा की, तो कालीबंगा सभ्यता से हमें उत्खनन के बाद क्या क्या मिला है। पहली बात करें तो जुता हुआ खेत। तो प्राक हड़प्पा के स्तर नंबर 1 के दक्षिण पूर्व दिशा में ये प्राप्त हुआ जुता हुआ खेत। तो प्राक हड़प्पा की बात करें हड़प्पा से पहले के, तो उस समय हमें क्या जुता हुआ खेत मिला है। एक साथ दो फसलें उगाई जाती थी। इस वहाँ पे ये सबूत मिले हैं क्या कि एक साथ दो फसलें उगाई जाती थी। फिर वॉचमैन रूम मतलब द्वारपाल का कक्ष मिला। कालीबंगा सभ्यता के नगर के पूर्वी भाग से हमें प्राप्त हुआ द्वारपाल का कक्ष। फिर कच्ची ईंटें, रोब्रिक्स। तो बात करें कालीबंगा की, कालीबंगा क्या है, गरीब बस्ती हुआ करती थी। इसी से पता चलता है कि वहाँ की ईंटें कैसी, कच्ची, पकाना नहीं आता था। अलंकृत ईंटें, अलंकृत का मतलब इस तरह की ईंटें हुआ करती थी। ये तो आज की बात है, अलंकृत का मतलब, लेकिन कुछ न कुछ डिजाइन बनी होती थी, साफ सुथरी नहीं होती थी ईंटें, ईंटों पर किसी न किसी प्रकार की डिजाइन होती थी। बात करें इसकी तो पर्याप्त जल निकासी प्रणाली का अभाव था। क्या था, पर्याप्त जल निकासी प्रणाली का अभाव था। लकड़ी की नालियाँ हुआ करती थी। क्या होती थी, लकड़ी की नालियाँ होती थी जो समय के साथ खराब हो जाती थी। भागते हुए बैल की मरण मूर्ति मिली है, आप इसे याद रखेंगे। हमारे वहाँ से क्या मिला है, भागते हुए बैल की मरण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्ति मिली है। 7 अग्निकुंड मिले, हाथी दांत का कंगा मिला है। हाथी दांत का कंगा भी आप देख सकते हो, मतलब हाथी के दांत से बना हुआ कंगा, हाथी दांत का कंबा, आइवरी कॉम, ये भी हमें वहाँ से मिला है कालीबंगा सभ्यता से। युग्मित समाधान है, युग्मित समाधान का मतलब जो पति पत्नी या स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया गया है इसके अंदर। भूकंप के अवशेष मिले हैं, जिससे ये लगता है कि उस समय की जो सभ्यता कालीबंगा सभ्यता, उसका वो नष्ट किस वजह से हुई है, भूकंप के कारणों की वजह से हुई है। भूकंप के अवशेष मिले। फिर साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो 6 छेद वाली जो खोपड़ी है वो भी वहीं से मिली है। इससे हमारे मस्तिष्क शोध, जैसे हमारे एनसेफेलाइटिस है और या फिर हमारे शल्य चिकित्सा के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय भी हमारे क्या ऑपरेशन करने के बारे में जानते थे, जब भी तो हमारे 6 छेद वाली खोपड़ी मिली है। तो बेलनाकार मोहर, बेलनाकार मोहर हमारे मेसोपोटामिया सभ्यता की जानकारी देती है। क्यों, क्योंकि ये मोहर वहीं मिलती थी। तो इससे ये पता लगता है कि जो हमारी कालीबंगा सभ्यता थी, इसका संपर्क हमारे मेसोपोटामिया सभ्यता से भी था। कालीबंगा सभ्यता की विशेषताओं की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता में बेलनाकार मोहर का उपयोग मेसोपोटामिया सभ्यता में किया जाता था, अर्थात मेसोपोटामिया का कालीबंगा के साथ व्यापार वाणिज्य होता था। बात करें मेसोपोटामिया की तो मेसोपोटामिया सभ्यता इराक से संबंधित थी। ये सभ्यता कहाँ थी, इराक में। मेसोपोटामिया सभ्यता इराक में दजला और फरात दो नदियों के किनारे स्थित थी। कौन सी, दजला और फरात, इनके नाम अब बदल चुके हैं, लेकिन आप इनको याद रखेंगे। मेसोपोटामिया सभ्यता दजला फरात नदियों के किनारे स्थित थी। भारत का व्यापार की बात करें तो भारत का व्यापार मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ होता था, और इसकी जानकारी में सारगोन अभिलेख से मिलती है। जो सारगोन अभिलेख है, उस समय किसकी जानकारी मिलती है कि भारत का व्यापार किससे होता था, मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ। और सारगोन अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे, नीलुहा कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम, आज तो सिंधु घाटी सभ्यता है, लेकिन उस समय उसे मेलुहा नाम दिया गया था। और मेलुहा की मृत्युंजय नामक पुस्तक हमारे सिंधु घाटी सभ्यता पर लिखी गई एक किताब है। क्या, मेलुहा की मृत्युंजय नामक किताब है। ये किताब हमारी किस पे लिखी गई है, ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता पर लिखी गई किताब है। और मेलुहा के मृत्युंजय किसने लिखे, अमीश त्रिपाठी ने लिखी गई किताब है। मेलुहा की बात करें तो मेलुहा में हाजा पक्षी पाए जाते हैं। ये कहा जाता था मेलुहा मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो उस क्षेत्र में क्या हाजा पक्षी पाया जाता था।
इसलिए मेलुहाओं को नाविकों का देश कहा जाता है। क्या? नाविकों का देश कहा जाता है मेलुहा। बात करें मेसोपोटामिया में मोर को हाजा पक्षी कहा जाता था। मेसोपोटामिया में क्या? हाजा पक्षी किसे कहते थे? मोर को। 1985 में भारत सरकार ने राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में 1985 में क्या? भारत सरकार ने राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा नामक एक संग्रहालय बनाया था, मतलब एक म्यूजियम भी बनाया 1985 में भारत सरकार ने। अगली सभ्यता आती है हमारी सौंती सभ्यता। ये हमारे कहाँ पड़ती है? बीकानेर के अंदर। सौंती सभ्यता हमारे राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर के आसपास की सभ्यता को सौंती सभ्यता कहा जाता है। फिर आता हमारा अम्लानंद घोष। तो अम्लानंद घोष ने सौंती सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल माना है। सौंती सभ्यता को उद्गम स्थल माना है किसका? हड़प्पा का। सौंती सभ्यता की बात करें तो सौंती सभ्यता को कालीबंगा फर्स्ट भी कहा जाता है, ये कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है। मतलब पहले सौंती सभ्यता आई थी, फिर कालीबंगा सभ्यता आई थी, ये माना गया है। बात करें सौंती सभ्यता की तो सौंती सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो सौंती सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र हुआ करते थे, एक तो सावणिया और एक था पुगल। सावणिया की बात करें तो सावणिया गांव राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है, जबकि हमारा पुगल की बात करें तो पुगल गांव राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। दोनों ही बीकानेर में है। बात करें महत्वपूर्ण तथ्यों की तो सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत के जितने भी केंद्र है सिंधु नदी के पास मिले, इसलिए इसे क्या बोलते थे? सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र अलग अलग नदियों के किनारे मिले, इसलिए सबसे पहले केंद्र के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की तो सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर के केंद्र सिंधु नदी के और नीचे के केंद्र सरस्वती नदी के किनारे मिले। ये जो ऊपर के केंद्र है वो तो सिंधु नदी के किनारे मिले, तो नीचे के केंद्र कहाँ मिले? सरस्वती नदी किनारे। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। आप इसे भी याद रखें। तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता देख ली। अब आती है हमारे लौह युग, जिसे आयरन युग भी कहते हैं। उसके बारे में बात करें तो लौह युग को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। लौह युग को क्या कहा जाता है? वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। अर्थात वैदिक सभ्यता लौह युगीन सभ्यता ही है। वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता के कौन कौन से केंद्र है? तो ये हमारे राजस्थान में 3 केंद्र है, अनूपगढ़ श्रीगंगानगर में, तरखान वाला डेरा श्रीगंगानगर में और चक 64 श्रीगंगानगर में। तो लौह युग के हमारे राजस्थान में 3 केंद्र है, कौन कौन से? अनूपगढ़ श्रीगंगानगर, तरखान वाला डेरा श्रीगंगानगर और चक 64 श्रीगंगानगर। मैप में देखें तो तरखान वाला डेरा और श्रीगंगानगर में, राजस्थान के टॉप वाला जिला है, टोपी वाला। तरखान वाला डेरा श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ श्रीगंगानगर, चक 64 कहाँ? श्रीगंगानगर। तो इनकी वही बात है, बार बार आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप इसको आसानी से याद कर पाएँ। अनूपगढ़ हमारे श्रीगंगानगर में, ये भी हमारी वैदिक सभ्यता का एक स्थल है। तरखान वाला डेरा श्रीगंगानगर में, ये भी हमारी वैदिक सभ्यता का एक स्थल है। और बात करें चक 64 की तो चक 64 भी श्रीगंगानगर में और ये भी हमारी वैदिक सभ्यता का एक स्थल है। अब हम बात करेंगे महाजनपद काल की। किसके बारे में? महाजनपद काल के बारे में बात करें तो महाजनपद राजस्थान में 3 महाजनपद थे, एक तो मत्स्य महाजनपद, शूरसेन महाजनपद और कुरु महाजनपद। तो 3 महाजनपदों का संपर्क है ना हमारे राजस्थान से संबंधित था। जैसे एक एक करके देखें इन तीनों के बारे में। पहले आता है हमारा मत्स्य महाजनपद। कौन सा महाजनपद? मत्स्य महाजनपद की बात करें, क्षेत्र की बात करें तो जयपुर, अलवर, भरतपुर आदि क्षेत्र मत्स्य महाजनपद से में शामिल थे। हमारे जयपुर, अलवर और भरतपुर क्या है? ये क्षेत्र मत्स्य महाजनपद में शामिल थे। राजधानी की बात करें तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर, जयपुर थी। मत्स्य महाजनपद की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ थी? विराटनगर, जयपुर में हुआ करती थी। अब मत्स्य महाजनपद की विशेषताओं की बात करें तो महाभारत में विराटनगर की जानकारी मिलती है। विराटनगर की जानकारी कहाँ से मिलती है? हमें महाभारत से मिलती है। विराटनगर राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद से हमारे मत्स्य महाजनपद की जानकारी मिलती है। बात करें इसकी तो ऋग्वेद से क्या मिलती है? हमें मत्स्य महाजनपद की जानकारी मिलती है। और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार महाभारत युग के बाद मत्स्य महाजनपद शक्तिशाली हो गया था। चेदी महाजनपद की बात करें तो चेदी महाजनपद ने मत्स्य महाजनपद को हराया था। कालांतर में मतलब बाद में मत्स्य महाजनपद का विलय मगध महाजनपद में हो गया था। आगे हम देखेंगे दूसरा महाजनपद हमारे शूरसेन महाजनपद। तो शूरसेन महाजनपद की बात करें तो इसका क्षेत्र कौन सा है? अलवर, भरतपुर, करौलवी, ये हमारे क्षेत्र का शूरसेन महाजनपद के अंदर शामिल क्षेत्र है। शूरसेन महाजनपद की राजधानी की बात करें तो शूरसेन महाजनपद की राजधानी हमारी मथुरा हुआ करती थी। पहले राजस्थान का एक क्षेत्र क्या डिफाइन नहीं हुआ था, पहले क्या महाजनपद हुआ करते थे।
तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी? मथुरा। भगवान श्री कृष्ण सूरसेन महाजनपद के ही माने जाते हैं। तीसरा महाजनपद आता है हमारे कुरु महाजनपद। तीसरा महाजनपद कौन सा? कुरु महाजनपद। क्षेत्र की बात करें तो अलवर का जो उत्तरी भाग है वो कुरु महाजनपद में ही शामिल था। अलवर का जो उत्तरी भाग है कुरु महाजनपद में ही शामिल था। राजधानी की बात करें तो कुरु महाजनपद की राजधानी हमारी इंद्रप्रस्थ थी। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? हमारी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। कौरव और पांडव ये हमारे कुरु महाजनपद के ही थे। तो इस तरह हमने 3 महाजनपद के बारे में देखा। अब जनपद की बात करें तो राजस्थान से संबंधित हमारे 6 जनपद हुआ करते थे। क्या राजस्थान से संबंधित कितने? 6 जनपद हुआ करते थे। शिवी जनपद, मालव जनपद, ग्योद्य जनपद, अर्जुनायन जनपद, शालू जनपद, राजन्य जनपद। तो हमारे 6 जनपद हमारे राजस्थान से संबंधित हुआ करते थे। शिवी, मालव, ग्योद्य, अर्जुनायन, शाल और राजन्य। इनके बारे में एक एक करके पढ़ना शुरू करें। पहले आता हमारा शिवी जनपद। शिवी जनपद की बात करें तो ये कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल थे? उदयपुर और चित्तौड़गढ़। इसकी राजधानी हुआ करती थी हमारे माध्यमिका, जिसे नगरी भी कहते हैं। तो हमारे माध्यमिका या नगरी कहते हैं किसे? शिवी जनपद को, की राजधानी को। ये हमारे उदयपुर और चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र था। उत्खनन की बात करें तो माध्यमिका का उत्खनन किन के द्वारा किया गया था? डी.आर. भंडारकर और के.बी. सौंदरराजन। तो डी.आर. भंडारकर और के.बी. सौंदरराजन के द्वारा हमारे शिवी जनपद का उत्खनन किया गया था। विशेषताओं की बात करें तो शिवी एक जाति हुआ करती थी। शिवी क्या? एक जाति थी। तो उसी के नाम पे यह शिवी जनपद नाम पड़ा था। वर्तमान में माध्यमिका को नगरी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में क्या? माध्यमिका को नगरी का नाम से जाना जाता है। माध्यमिका या नगरी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। माध्यमिका या नगरी कहाँ? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कार्लाइल ने क्या किया? माध्यमिका की खोज की थी। जो एसीएल कार्लाइल थे हमारे, आर्चबोल्ड कार्लाइल, तो उन्होंने क्या? माध्यमिका की खोज की थी। माध्यमिका हमारे राजस्थान का पहला उत्खनित स्थल था। राजस्थान का यदि पूछा जाए आपसे कि पहला उत्खनित स्थल कौन सा है, तो हमारा माध्यमिका था। अर्थात राजस्थान में सबसे पहले माध्यमिका में ही उत्खनन कार्य शुरू किया गया था। आप इसे याद रखेंगे। माध्यमिका क्या है? एक बौद्ध केंद्र माना जाता है। माध्यमिका क्या है? एक बौद्ध केंद्र माना जाता है। माध्यमिका की बात करें तो माध्यमिका की जानकारी के स्रोत क्या क्या है, कि माध्यमिका के बारे में हमें कहाँ कहाँ से जानकारी मिलती है, उसकी बात करें। एक तो हमारे महाभारत है, एक हमारा अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी की बात करें तो अष्टाध्यायी पुस्तक हमारे पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अष्टाध्यायी क्या है? हमारे पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी पुस्तक है ये संस्कृत व्याकरण की एक पुस्तक है। इसकी संस्कृत व्याकरण की एक पुस्तक है। फिर हमारा महाभाष्य, यहाँ से भी हमारे माध्यमिका की जानकारी मिलती है। तो महाभाष्य पुस्तक क्या है? ऋषि पतंजलि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किसके द्वारा? ऋषि पतंजलि के द्वारा लिखी गई पुस्तक महाभाष्य है। महाभाष्य पुस्तक संस्कृत व्याकरण की एक पुस्तक है। महाभाष्य पुस्तक क्या है? एक संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। महाभाष्य पुस्तक पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक का एक सरल रूप मानी जाती है। महाभाष्य पुस्तक है, ये पुस्तक हमारी पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है पुस्तक है, इसका सरल रूप मानी जाती है। बात करें बर्डली अभिलेख की तो हमारे 443 ईस्वी में लिखा गया अभिलेख है। तो महाभारत, अष्टाध्यायी, महाभाष्य और बर्डली अभिलेख, इन 4 जगह से हमें माध्यमिका की जानकारी मिलती है। बात करें बर्डली अभिलेख की तो बर्डली अभिलेख हमारे 443 ईस्वी में लिखा गया था। बात करें कहाँ मिला हमें? बर्डली हमारे राजस्थान के अजमेर जिले में एक जगह का नाम है। बर्डली क्या है? हमारे राजस्थान में अजमेर में एक जगह का नाम है। बात करें इस अभिलेख की तो 1912 में गौरीशंकर हीराचंद ओझा, क्या गौरीशंकर हीराचंद ओझा को अजमेर के बर्डली गांव के जो भिलोट माता का मंदिर है वहाँ से अभिलेख प्राप्त हुआ है। अजमेर के जो भिलोट माता का मंदिर है बर्डली गाँव का, तो वहाँ से अभिलेख प्राप्त हुआ है, बर्डली अभिलेख। बर्डली अभिलेख राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। यदि कि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है तो वो कौन सा है, तो आपको बताना बर्डली अभिलेख। अब बर्डली अभिलेख की बात करें तो बर्डली अभिलेख वीर निर्माण संवत 84 में लिखा गया था। तो ये हमारे पहले के टाइम पे चलने वाला एक संवत था। जैसे हमारे विक्रम संवत, शक संवत चलते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, एक कैलेंडर टाइप है, तो 84 का लिखा गया था। बर्डली अभिलेख के अनुसार माध्यमिका एक जैन केंद्र हुआ करता था। क्या बर्डली अभिलेख के अनुसार माध्यमिका क्या है? एक जैन केंद्र माना जाता है। फिर आता हमारा मालव जनपद। मालव जनपद की बात करें तो इसका क्षेत्र हमारे टोंक और जयपुर। मालव जनपद का क्षेत्र कौन कौन सा? टोंक और जयपुर। राजधानी इसकी नगर टोंक हुआ करती थी। चित्तौड़गढ़ को तो हमारे नगरी कहते थे, लेकिन टोंक को हम क्या बोलते थे? नगर। बात करें इसकी विशेषताओं की तो हमारे जैसे शिवी एक प्रकार की जाति थी, तो उसी प्रकार मालव भी एक प्रकार की जाति थी। मालव भी एक जाति थी। मालव जनपद की सभ्यता को खेड़ा सभ्यता भी कहा जाता है। मालव जनपद की जो सभ्यता थी इसको खेड़ा सभ्यता भी कहा जाता है।
राजस्थान में मालवा जनपद के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त होते हैं। क्या राजस्थान में जो यदि सिक्कों की बात करें तो सबसे ज़्यादा सिक्के कहाँ प्राप्त होते हैं? हमारे मालवा जनपद के ही सिक्के सबसे ज़्यादा मिले हैं आज तक, यदि ये हमें मिले हैं तो। राजस्थान में मालवा जनपद के सिक्के टोंक, जिसको नगर कहा जाता था, और रेड, ये भी दोनों ही जगह हमारे टोंक में हमारे रेड और नगर, ये दो जगह यहाँ से हमें सबसे ज़्यादा सिक्के मिले। किस समय के? मालवा जनपद के। प्राचीन भारत का टाटानगर रेड को कहा जाता है। इसी वजह से क्या प्राचीन भारत का टाटानगर रेड को कहा जाता है, और आधुनिक भारत का टाटानगर हमारे जमशेदपुर को कहा जाता है। ये तो आपको समझ गए होंगे कि रेड को क्यों कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मालवा जनपद से संबंधित सिक्के सबसे ज़्यादा मिले। जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर भारत के झारखंड राज्य में एक शहर है, और रेड कहाँ पे? हमारे टोंक में है। रेड की बात करें तो रेड नामक स्थान का उत्खनन हमारे किसने किया था? केदारनाथ पुरी के द्वारा किया गया था। रेड की बात करें जहाँ सिक्के मिले तो सिक्कों का वो उत्खनन किसने किया? हमारे केदारनाथ पुरी ने किया था। तीसरा जनपद आता हमारे योद्धे जनपद। क्षेत्र की बात करें तो किन क्षेत्रों में मिला है? हमारे योद्धे जनपद से संबंधित है, मतलब श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। तो योद्धे जनपद श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ से संबंधित है। बात करें इसकी तो ये इसकी कौन कौन सी विशेषताएं? तो योद्धे जनपद ने कुषाण शक्ति को रोका था। ध्यान रखना, कुषाण जो साम्राज्य था, या कुषाण जो वंश था, तो इस वंश की शक्ति को रोकने का कार्य किसने किया था? योद्धे ने। और कुषाण क्या, हमारे जो उत्तरी क्षेत्र से आई हुई एक जनजाति थी। योद्धे एक तरह की जाति थी। तो योद्धे वीर की उपाधि अपने नाम के साथ जोड़ा करते थे, मतलब योद्धे वीर की उपाधि धारण करते थे। योद्धे ने कुषाणों को रोका था और योद्धे वीर की उपाधि धारण करते थे। ये सब जानकारी हमें कैसे मिलती है? ये सब हमें जानकारी शक वंश के जो राजा थे रुद्रदामन, ये शक वंश के राजा थे रुद्रदामन, उनके जो गिरनार अभिलेख है जो जूनागढ़ में लगा हुआ था, वहाँ से हमें जानकारी मिलती है कि योद्धे वीर की उपाधि धारण करते थे और उन्होंने कुषाण को भारत में आने से रोका था। बात करें गिरनार अभिलेख की, जिसको हम जूनागढ़ अभिलेख भी कहते हैं। गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का अभिलेख है। किसका? संस्कृत भाषा का अभिलेख है। सुदर्शन झील के पास दो अभिलेख मिले। बात करें जो गुजरात के अंदर है, तो गुजरात के अंदर सुदर्शन झील है, तो सुदर्शन झील के पास दो अभिलेख मिले, और दोनों अभिलेखों का नाम गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख है। जिसमें से एक अभिलेख तो रुद्रदामन का है, तो दूसरा अभिलेख स्कंदगुप्त का है। दोनों आप याद रखेंगे। एक अभिलेख तो हमारा रुद्रदामन का, तो दूसरा अभिलेख किसका है? स्कंदगुप्त का। जो हमारा पहला अभिलेख है रुद्रदामन का, जो हमारा गिरनार का अभिलेख है, तो उसके बारे में देखें। तो रुद्रदामन के द्वारा लिखे गए गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो रुद्रदामन ने अपने गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख में लिखवाया था कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री या गवर्नर की बात करें पुष्यमित्र ने करवाया था। बाद में सुदर्शन झील टूट गई थी, तो अशोक के मंत्री तुषास ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया, और इन दिनों सुदर्शन झील फिर से टूट गई है। तो मेरे द्वारा, मतलब रुद्रदामन के जो मंत्री है सुविशाख, वो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवा रहे हैं। रुद्रदामन अपने गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख में ये भी कहते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील बनवाई थी और अशोक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, तब जनता से टैक्स लिया था, लेकिन मैंने जनता से टैक्स नहीं लिया, अर्थात मैंने बिना टैक्स के ही सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम भारत में पहली बार रुद्रदामन की गिरनार अभिलेख से ही मिलता है। बात करें मैं चंद्रगुप्त रुद्रदामन का जो गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख है, ये हमारे भारत में संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख है। इससे पहले मिले अभिलेख सारे के सारे में क्या प्राकृत भाषा में मिले हैं। इसके पहले के जितने भी अभिलेख है वो सारे अभिलेख हमें किस भाषा में मिले? प्राकृत भाषा में मिले। दूसरा आता हमारे कौन सा? गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया? स्कंदगुप्त के द्वारा लिखा गया था। स्कंदगुप्त अपने गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख में कहता है कि आजकल सुदर्शन झील पुनः टूट गई है, और मेरे, मतलब स्कंदगुप्त के मंत्री और गवर्नर पाणदत्त की पुत्र चक्रपाली सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवा रहा है। कि मेरे मंत्री जो या फिर गवर्नर कहो, पाणदत्त का बेटा चक्रपाली क्या कर रहा है? जो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवा रहा है। ये स्कंदगुप्त का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें लिखा गया है। चौथा जनपद आता है हमारा अर्जुनायन जनपद। चौथे जनपद की बात करें अर्जुनायन जनपद की, तो क्षेत्र कौन सा हमारा? सीकर वाला क्षेत्र और अलवर वाला क्षेत्र। तो सीकर अलवर वाला क्षेत्र, सीकर में भी कौन सा? खासकर नीम का थाना वाला क्षेत्र।
तो अर्जुनायन क्या है, अर्जुनों के वंशजों का क्षेत्र था। अर्जुनायन क्या हमारे अर्जुनों के वंशजों का क्षेत्र था, अर्थात अर्जुन के वंशज यहाँ जहाँ आकर बसे थे वह जनपद अर्जुनायन जनपद कहलाता था। अर्जुन के वंशजों में आगे चलकर एक तमर वंशज हुआ था। अर्जुनों के वंशजों में आगे चलकर एक तमर वंशज हुआ था, और इस तमर वंश की वजह से ही इस जगह का नाम तमरावाटी पड़ा था। तमर वंश की वजह से तमरावाटी इस एरिया का नाम पड़ा था। तमरावाटी की बात करें, तमरावाटी को ही वर्तमान में तोरावाटी कहा जाता है। पांचवा जनपद आता हमारे शाल्व जनपद। पांचवा जनपद कौन सा आता है? शाल्व जनपद। तो शाल्व जनपद का क्षेत्र पड़ता हमारे अलवर में। शाल्व जनपद का मत्स्य जनपद महाजनपद से हमेशा विवाद रहता था। जो शाल्व जनपद था, तो शाल्व जनपद का हमेशा हमारे मत्स्य महाजनपद से लड़ाई या विवाद रहता था। महाभारत के अनुसार देखें तो शाल्वों की राजधानी कौन सी होती थी? मृत्तिकावती। क्या शाल्वों की राजधानी हुआ करती थी? मृत्तिकावती। और ये किसके अनुसार है? महाभारत में के अनुसार। छठा जनपद आता हमारे राजन्य जनपद। राजन्य जनपद कहाँ से संबंधित था? ये हमारे भरतपुर से संबंधित था, हमारे राजन्य जनपद। अब जनपद और महाजनपद के संबंध में अन्य जानकारी के बारे में देखें कि जनपद या महाजनपद के संबंध में अन्य जानकारी के बारे में देखें तो आधुनिक भारत में लोहे का काम सबसे पहले जमशेदपुर में शुरू हुआ था, और जमशेदपुर जमशेदजी टाटा के द्वारा बसाया गया था, इसलिए जमशेदपुर को भारत का टाटा नगर कहा जाता है। भारत के प्राचीन भारत में लोहे का सबसे अच्छा काम हमारे रेड टोंक में हुआ करता था। क्या प्राचीन भारत में लोहे का सबसे अच्छा काम कहाँ होता था? रेड टोंक में, इसलिए रेड को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। कहीं भी आपको लिखा जाए टीका, टीका का मतलब कोई बड़ी पुस्तक होती है तो उसका यदि छोटा रूप हो, जिसको नोट्स कहते हैं हम, तो उसको टीका कहते हैं। बड़ी पुस्तक के छोटे रूप को टीका कहते हैं। और कोई कठिन पुस्तक होती है इसके सरल रूप को क्या कहते हैं? भाष्य कहते हैं। जैसे महाभाष्य पुस्तक लिखी थी वैसे। जैन गुरु कौन थे? हमारे महावीर जी थे। जैन गुरु क्या कौन थे? महावीर जी थे। और वीर संवत महावीर जी की मृत्यु जो 517 ईसा पूर्व में हुई थी से शुरू किया गया एक कैलेंडर था वीर संवत। वीर निर्माण संवत बात यही है, महावीर जी के से संबंधित था। भारत की पहली नगरीय क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हमारा हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है, और भारत की दूसरी नगरीय क्रांति हमारे महाजनपद काल को माना जाता है। जब महाजनपद काल या जनपद काल खत्म हो गए, फिर आते हैं हमारे मौर्य काल। फिर क्या आता है? मौर्य काल। तो मौर्य काल की बात करें तो राजस्थान में मौर्य के अभिलेख बैराट जयपुर से मिलते हैं। राजस्थान में की बात करें तो राजस्थान में अशोक के अभिलेख क्या है? बैराट जयपुर से मिलते हैं। बैराट की बात करें तो बैराट जयपुर में स्थित एक जगह का नाम है वहाँ की। तो बैराट सभ्यता के बारे में बातचीत करते हैं। बैराट की बात करें तो बैराट हमारे राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। उत्खनन की बात करें तो बैराट सभ्यता का उत्खनन किसने किया? दयाराम साहनी ने 1936 में उत्खनन करवाया था। इनको साथ जुड़े कौन? नील रतन बनर्जी 1962-63 में, और साथ में कौन आए? कैलाशनाथ दीक्षित। तो हमारे दयाराम साहनी ने 1936 में इसका उत्खनन करवाया था। नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित 1962-63 में हमारे दयाराम साहनी से आके जुड़ जाते हैं बैराट के लिए उत्खनन के दौरान। उत्खनन की बात करें तो उत्खनन में कौन कौन से सबूत मिलते हैं? बात करें बैराट से हमें शैल चित्र मिले, मतलब रॉक पेंटिंग मिली, ये याद रखना आप। बैराट से हमें 28 इंडो ग्रीक सिक्के भी मिलते हैं। बैराट से क्या मिले? 28 इंडो ग्रीक सिक्के मिलते हैं, जिसमें 16 सिक्के तो हमारे मिनांडर के ही हैं। 16 सिक्के किसके? मिनांडर के। तो हमारे बैराट की सभ्यता की कुछ विशेषताएं बात करें बैराट में जो सिक्के मिले हैं और भी चीज़ें मिले तो उनसे उनकी लिपि का पता चलता है, और उनकी लिपि कैसी है? शंख लिपि। तो बैराट की लिपि को शंख लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी भाषा के अंदर लिपि कौन सी होती है? देवनागरी लिपि। वैसे बैराट की लिपि को शंख लिपि कहा जाता है। जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में बैराट का उत्खनन करवाया गया था। कब? महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में बैराट का उत्खनन करवाया गया था। महाराजा राम सिंह द्वितीय के समय बैराट सभ्यता से सोने की एक संदूक प्राप्त हुई थी। क्या? बैराट सभ्यता से क्या? सोने की एक संदूक प्राप्त हुई थी, और सोने की इस संदूक में शायद भगवान बुद्ध के अवशेष रहे होंगे। क्या सोने की संदूक में क्या मिले? भगवान बुद्ध के अवशेष मिले। बैराट की बात करें तो बैराट में महादेव पहाड़ी और भोमली पहाड़ी का उत्खनन किया गया। बैराट में क्या किया गया? हमारे महादेव पहाड़ी और भोमली पहाड़ी का उत्खनन किया गया। बैराट की बात करें तो बैराट से अशोक के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बैराट से अशोक के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। एक तुम्हारे बीजक की पहाड़ी का अभिलेख और एक भीम की पहाड़ी का अभिलेख। आप इसे याद रखेंगे कि 2 अभिलेख हैं, एक तो बीजक की पहाड़ी का अभिलेख और एक भीम की पहाड़ी का अभिलेख। जो हमारे बीजक की पहाड़ी का अभिलेख है उसकी बात करें तो 1837 में कैप्टन बर्ट को हमारे बीजक की पहाड़ी से यह अभिलेख मिला था,
विजय की पहाड़ी के अभिलेख को ही हम भाब्रू का अभिलेख भी कहते हैं। क्या विजय की पहाड़ी का जो अभिलेख है इसी को क्या कहा जाता है, इसी को भाब्रू अभिलेख कहा जाता है। विजय की पहाड़ी के अभिलेख में अशोक को मगध का राजा कहा गया है। क्या विजय की पहाड़ी का जो अभिलेख है उसी में क्या कहा गया है, अशोक को मगध का राजा बताया गया है। विजय की पहाड़ी अभिलेख में अशोक बुद्ध, संघ और धम्म इसमें विश्वास व्यक्त करते हैं। इस अभिलेख के अनुसार अशोक क्या बुद्ध, संघ और धम्म इसमें विश्वास करते हैं। विजय की पहाड़ी का अभिलेख 7 बुद्ध पुस्तकों और या फिर 7 बौद्ध ग्रंथों की जानकारी देता है। विजय की पहाड़ी का अभिलेख क्या करता है, 7 बौद्ध पुस्तकों या 7 बौद्ध ग्रंथों की जानकारी देता है। दूसरा आता हमारा भीम की पहाड़ी का अभिलेख। दूसरा क्या आता है हमारा भीम की पहाड़ी का अभिलेख। तो 1871 में एसीएल कार्लाइल को भीम की पहाड़ी से अशोक का यह अभिलेख प्राप्त होता है। एसीएल कार्लाइल को क्या भीम की पहाड़ी से अशोक का यह अभिलेख प्राप्त होता है। एसीएल कार्लाइल मतलब आर्चबोल्ड कैंपबेल कार्लाइल। बात करें हेनसांग की, तो हेनसांग ने बैराट की यात्रा की थी। आपको पता होना चाहिए हेनसांग ने क्या किया था, बैराट की यात्रा की थी। हेनसांग ने अपनी पुस्तक में बैराट को पीलो योतोलो नाम दिया था। क्या बैराट का नाम क्या दिया था, पीलो योतोलो नाम दिया था बैराट का। हेनसांग के अनुसार बैराट में 8 बौद्ध मठ हुआ करते थे। हेनसांग की बात करें तो हेनसांग के अनुसार क्या है, बैराट में 8 बौद्ध मठ हुआ करते थे जिन्हें हूण राजा मिहिरकुल ने तोड़ दिया था। किसने, हूण राजा मिहिरकुल थे, उन्होंने तोड़ दिया था इन 8 बौद्ध मठों को। हेनसांग ने बैराट के बैल और भेड़ों की को प्रसिद्ध बताया था। हेनसांग ने क्या बताया था, बैराट के बैल और भेड़ों को काफी ज्यादा प्रसिद्ध बताया था उस समय। फिर मानसरोवर अभिलेख की बात करें जो हमें चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है 713 ईस्वी का। मानसरोवर अभिलेख राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मानसरोवर से प्राप्त हुआ है। यह हमारे 713 ईस्वी का अभिलेख है। चित्तौड़गढ़ के मानसरोवर अभिलेख से 4 मौर्य राजाओं की जानकारी मिलती है। क्या, चित्तौड़गढ़ के जो मानसरोवर अभिलेख है तो इस अभिलेख से हमें 4 मौर्य राजाओं की जानकारी मिलती है। और वो कौन कौन से, महेश्वर, भीम, भोज और मान। कौन कौन से, महेश्वर, भीम, भोज और मान, ये 4 मौर्य राजा है। इनकी जानकारी हमें चित्तौड़गढ़ के मानसरोवर अभिलेख से मिलती है। फिर कणसवा शिवालय की बात करें जो हमारे कहाँ है, कोटा में। यहाँ से हमें 738 ईस्वी में एक अभिलेख प्राप्त होता है। तो कणसवा शिवालय अभिलेख राजस्थान के कोटा जिले के कणसवा से प्राप्त अभिलेख है। तो उसकी बात करें ये 738 ईस्वी का है। तो कोटा का कणसवा अभिलेख 738 ईस्वी का है। कणसवा शिवालय अभिलेख में हमें मौर्य राजा धवल की जानकारी मिलती है। जो मौर्य राजा धवल है इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, कणसवा शिवालय अभिलेख से। और कणसवा शिवालय अभिलेख में मौर्य की दी गई जानकारी राजस्थान मौर्य की सबसे अंतिम जानकारी है, अर्थात राजस्थान में इसके बाद कोई भी जानकारी मौर्यों से संबंधित नहीं थी। अब इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो राजस्थान में अशोक के अभिलेख बैराट से मिले। राजस्थान में अशोक के अभिलेख बैराट, जयपुर से मिलते हैं। 2 पहाड़ियां से 2 अलग अलग अभिलेख मिले हैं, ये याद रखना। एक ही पहाड़ी से कोई अभिलेख नहीं मिला, 2 अभिलेख मिले हैं, दोनों अलग अलग पहाड़ियों से मिले। एक तो हमारी विजय की पहाड़ी और एक हमारी भीम की पहाड़ी। भाबरू की बात करें तो भाबरू नामक गांव क्या, बैराट जयपुर में स्थित गांव है जो भाबरू का अभिलेख है वो। कैप्टन बट की बात करें तो कैप्टन बट बैराट की विजय की पहाड़ी के अभिलेख को काटकर भाबरू ले गया। पहले तो वो विजय की पहाड़ी पे गया, विजय की पहाड़ी का अभिलेख को काटा और वहां से काट के उस अभिलेख को वो भाबरू ले जाता है। और भाबरू से कैप्टन बट ने यह अभिलेख कलकत्ता भेज दिया। कहाँ से, भाबरू गांव से क्या किया, कलकत्ता भेज दिया उस अभिलेख को। साथ में एक पत्र लिखा जिसमें लिखा था कि मैं कैप्टन बट इन दिनों भाबरू में रहता हूँ और भाबरू से एक अभिलेख भेज रहा हूँ, आप इसे पढ़ने का प्रयास कीजिए। जब कलकत्ता वालों ने यह पढ़ा तो उन्होंने इस अभिलेख को भाबरू का अभिलेख नाम दे दिया। इसलिए बैराट की जो विजय की पहाड़ी के अभिलेख को भाबरू का अभिलेख कहा जाता है। भारत की बात करें तो भारत में अशोक के 8 जगहों से अभिलेख या फिर शिलालेख मिलते हैं। भारत की बात करें तो भारत में अशोक के 8 जगहों से अभिलेख या शिलालेख मिलते हैं जिनमें प्रत्येक पत्थर पर 14 अभिलेख या 14 लाइनें लिखी गई है। एक अभिलेख का मतलब 1 लाइन, तो 14 अभिलेख या 14 लाइनें लिखी गई है। भारत में अशोक के 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो कितनी, 8 जगहों से मिले, ये आप याद रखेंगे। फिर हम बात करें मौर्योत्तर काल की। मौर्य काल के बाद के समय की बात करें मौर्योत्तर काल की, तो मौर्योत्तर काल का अर्थ मौर्य के बाद का काल है। तो हमारे इंडो ग्रीक राजा मिनांडर है, उन्होंने माध्यमिका पर आक्रमण किया था। इस समय में क्या हुआ था, इंडो ग्रीक राजा मिनांडर ने माध्यमिका जो हमारे चित्तौड़गढ़ की राजधानी थी उस समय की, तो उस पर आक्रमण किया था, शिवी जनपद की। तो माध्यमिका हमारे शिवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी। और बैराट से में क्या 28 इंडो ग्रीक सिक्के मिलते हैं, इसके बारे में जानकारी इन्हीं से मिलती है।
बेराट से प्राप्त 28 इंडो ग्रीक सिक्के में 16 सिक्के तो किसके हैं? मीनांडर के हैं। और बेराट राजस्थान के जयपुर में है। हम मौर्योत्तर काल के देख लिए। मौर्योत्तर काल में हमारे कौन कौन से केंद्र है वो देखें। मौर्योत्तर काल में एक तो हमारे 9 भरतपुर में है, दूसरा रंगमहल हनुमानगढ़ में। 2 केंद्र हमारे कहाँ के? मौर्योत्तर कालीन केंद्र। तो एक एक करके इनके बारे में देखें। पहला केंद्र आता है हमारा 9 भरतपुर का। 9 भरतपुर की बात करें तो ये हमारे भरतपुर में एक जगह है 9 नाम की, जिसका उत्खनन किसने किया था? आरसी अग्रवाल या रतनचंद्र अग्रवाल ने। बात करें आरसी अग्रवाल जी की तो इन्होंने यहाँ पे क्या देखा, मतलब यहाँ पे क्या उत्खनन में क्या मिला? क्या लोहे की बट्टियाँ मिली, यक्ष की मूर्ति मिली, वासुदेव और हुविष्क नामक जो कुषाण राजा है उसके सिक्के मिले। तो आप याद रखेंगे 9 से में क्या क्या मिला? लोहे की बट्टियाँ मिली, यक्ष की मूर्ति मिली, और वासुदेव और जो हुविष्क नामक जो कुषाण राजा है इनके सिक्के भी हमें यहाँ से मिलते हैं 9 भरतपुर से। विशेषताओं की बात करें, जो हमें यक्ष की मूर्ति मिली उसकी, तो 9 से मिली यक्ष की मूर्ति को जाख बाबा की मूर्ति भी कहते हैं। 9 से मिली हुई जो यक्ष की मूर्ति है इसको क्या बोलते हैं? जाख बाबा की मूर्ति भी कहते हैं। और 9 से मिली यक्ष की मूर्ति शुंग काल की बनी हुई है। क्या? शुंग काल की बनी हुई है या फिर शुंग काल से संबंधित है। दूसरी सभ्यता आती है हमारी रंगमहल सभ्यता, जो कहाँ पड़ती है? हमारे हनुमानगढ़ में। तो रंगमहल सभ्यता की बात करें तो रंगमहल हमारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित एक सभ्यता है। उत्खनन की बात करें तो इसका उत्खनन किया था डॉक्टर हन्ना रीड ने। किसने? डॉक्टर हन्ना रीड ने। ध्यान रखना, डॉक्टर हन्ना रीड एक महिला है। तो उन्होंने ये उत्खनन किया था रंगमहल सभ्यता का, जो कहाँ पड़ती है? हनुमानगढ़ में। बात करें उत्खनन की तो उत्खनन के बाद क्या क्या मिला? तो यहाँ लाल रंग के मृतबाण जिन पर काले रंग की धारियाँ थी। लाल रंग के मृतबाण जिन पर क्या? काले रंग की धारियाँ थी, ये मिले। और एक गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है। क्या मिला? गुरु शिष्य की मूर्ति भी यहीं से मिलती है। विशेषताओं की बात करें तो डॉक्टर हन्ना रीड एक स्वीडन से संबंधित है। डॉक्टर हन्ना रीड कहाँ से? स्वीडन से संबंधित है। और रंगमहल से मिली गुरु शिष्य की मूर्ति मौर्योत्तर काल में कुषाण काल से संबंधित थी। किससे? कुषाणों से संबंधित थी ये जो गुरु शिष्य की मूर्ति थी, जो रंगमहल से मिली है। अब इससे संबंधित और तथ्यों की बात करें तो दक्षिण भारत का संगम काल मौर्योत्तर काल से संबंधित है। ध्यान रखना कि मौर्य काल के बाद में आया था। दक्षिण भारत में जो संगम काल आया था, 3 काल आए थे संगम काल, 1, 2 और 3। अर्थात दक्षिण भारत का जो मौर्योत्तर काल ही संगम काल है। मौर्योत्तर काल को ही उत्तर भारत में मौर्योत्तर काल कहा जाता है, मौर्योत्तर काल को ही दक्षिण भारत में संगम काल कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। थोड़ा सा अजीब है लेकिन यही है। बात करें हम गुप्त काल की तो राजस्थान में गुप्त काल के बारे में बताएं। गुप्त काल में राजस्थान में क्या क्या हुआ था? तो राजस्थान में गुप्त काल के इतिहास की बात करें तो गुप्त काल के राजस्थान में कौन कौन से केंद्र थे? बयाना भरतपुर, बड़वा अभिलेख 12, बारडोली चित्तौड़गढ़ और चारचुमा कोटा। तो हमारे 4 केंद्र हैं गुप्त काल के। इनके बारे में देखें एक एक करके। पहला आता बयाना भरतपुर। तो बयाना राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। समुद्रगुप्त ने क्या किया? बयाना पर अधिकार कर लिया या फिर बयाना को जीत लिया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। बात करें समुद्रगुप्त की तो समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन पुंडरीक ने क्या? समुद्रगुप्त के सामंत थे विष्णुवर्धन पुंडरीक। उन्होंने बयाना में भीमलाट का निर्माण करवाया था। समुद्रगुप्त के सामंत थे विष्णुवर्धन, तो उन्होंने क्या किया था? पुंडरीक में बयाना में भीमलाट का निर्माण करवाया था। और भीमलाट को समुद्रगुप्त की का विजय स्तंभ भी कहा जाता है। भीमलाट को क्या बोलते हैं? समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ भी कहते हैं। भीमलाट राजस्थान का पहला विजय स्तंभ माना जाता है। भीमलाट क्या? राजस्थान का पहला विजय स्तंभ माना जाता है। और विष्णुवर्धन पुंडरीक किससे संबंधित थे? ये वरिक वंश से संबंधित थे। जो विष्णुवर्धन पुंडरीक थे ये क्या थे? हमारे वरिक वंश से संबंधित थे। बयाना की बात करें तो बयाना के पास नगलाचेल नामक जगह स्थान से गुप्त सिक्कों का एक ढेर मिला है। क्या? बयाना के पास में एक जगह नगलाचेल, तो नगलाचेल नामक स्थान से हमें गुप्त सिक्कों का एक भंडार मिलता है। नगलाचेल राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित एक जगह है, वहां से हमें गुप्त सिक्कों का भंडार। प्रतिहार राजा थे हमारे लक्ष्मण सेन। कौन? प्रतिहार राजा थे हमारे लक्ष्मण सेन। उनकी रानी थी चित्रलेखा। तो प्रतिहार राजा लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा ने बयाना में उषा मंदिर का निर्माण करवाया था। आप इसे याद रखेंगे कि प्रतिहार राजा लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा ने क्या किया था? बयाना में उषा मंदिर का निर्माण करवाया था। और मध्यकाल में बयाना नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। क्या? मध्यकाल में बयाना किसके लिए प्रसिद्ध था? नील की खेती के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। बयाना का जो उषा मंदिर है भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध की रानी उषा का मंदिर था। क्या? बयाना का जो उषा मंदिर था यह भगवान श्री कृष्ण के पोते थे अनिरुद्ध, उनकी पत्नी उषा का ही मंदिर था। बयाना के जो उषा मंदिर है उनको तुर्कों ने तोड़ दिया था। आप ये याद रखेंगे, बयाना का जो उषा मंदिर था उसको किसने तोड़ दिया? तुर्कों ने तोड़ दिया। और तुर्कों ने उषा मंदिर के स्थान पर उषा मस्जिद बनवा दी।
मतलब उषा मंदिर के स्थान पे क्या बनवा दी, उषा मस्जिद। लेकिन जब भरतपुर में जाटों का राज आता है, क्या भरतपुर में जाटों का राज आए, तो उन्होंने उषा मस्जिद को तोड़ दिया और फिर से उषा मंदिर का निर्माण करवाया। मतलब पहले मंदिर था, फिर मस्जिद बनी, फिर मंदिर बना। मतलब प्रतिहारों ने तो उषा मंदिर बनाया था, तुर्कों ने उसे तोड़ के उषा मस्जिद बना दी, और भरतपुर के जाट वंश ने उषा मस्जिद को तोड़ के वापस उषा मंदिर बना दिया। दूसरा अभिलेख आता है हमारा बड़वा का अभिलेख। क्या बड़वा अभिलेख कहाँ पड़ता है, हमारे बारा में। स्थिति की बात करें बड़वा बारा की, तो बड़वा राजस्थान के बारा जिले में स्थित एक जगह का नाम है। बारा के बड़वा अभिलेख से हमारे मोखरी वंश की जानकारी मिलती है। किसकी, मोखरी वंश की जानकारी मिलती है बारा के बड़वा अभिलेख से। बड़वा से 4 स्तंभ प्राप्त होते हैं। बड़वा से क्या 4 स्तंभ प्राप्त होते हैं, जिनमें से 3 स्तंभ पे कुछ न कुछ लिखा हुआ है। 3 स्तंभ क्या लेख युक्त है, 3 स्तंभों से कुछ न कुछ लिखा हुआ है। तीसरा आता हमारा केंद्र, जब हम गुप्त काल की बात करें, बारडोली चित्तौड़गढ़ की। बारडोली चित्तौड़गढ़ की बात करें तो हमारे बारडोली राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित जगह का नाम है। तो हूण राजा मिहिरकुल ने बारडोली चित्तौड़गढ़ में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। जो हूण राजा थे मिहिरकुल, उन्होंने बारडोली चित्तौड़गढ़ में क्या शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर आता हमारा चारसोमा कोटा। तो चारसोमा राजस्थान के कोटा जिले में एक स्थित जगह का नाम है। कोटा के चारसोमा में गुप्तकालीन शिव मंदिर बना हुआ है। क्या, कोटा के जो चारसोमा है, तो चारसोमा में गुप्तकालीन शिव मंदिर बना हुआ है। फिर बात करते हैं, गुप्त काल की बात तो कर ली हमने, अब गुप्तोत्तर काल की बात करें। गुप्त काल के बाद की काल, तो गुप्तोत्तर काल का अर्थ होता है गुप्त काल के बाद का समय या काल। गुप्तोत्तर काल को हम पूर्व मध्य काल भी कह सकते हैं। गुप्तोत्तर काल को राजपूत काल भी कहा जा सकता है, और गुप्तोत्तर काल को त्रिपक्षीय संघर्ष काल भी कहा जा सकता है। अर्थात गुप्तोत्तर काल को त्रिपक्षीय, जो हमारे संघर्ष का काल भी कहते हैं। बात करें हमारे गुप्त काल के बाद के काल की, तो राजस्थान में गुप्तोत्तर काल का प्रमुख केंद्र कौन सा है, भीनमाल जालोर। के गुप्तोत्तर काल के बाद का, गुप्त काल के बाद का केंद्र है हमारे कौन सा, भीनमाल जालोर। इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें भीनमाल जालोर की। तो भीनमाल कहाँ पड़ता है, जालोर में। तो भीनमाल राजस्थान के जालोर जिले में स्थित है। इसका उत्खनन किसने किया, भीनमाल का। तो भीनमाल की बात करें तो भीनमाल का उत्खनन हमारे आरसी अग्रवाल या रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था, भीनमाल का उत्खनन। बात करें उत्खनन की, तो उत्खनन से हमें क्या साक्ष्य मिले। एक तो हमें यूनानी दुहत्ती सुराही मिली है, मतलब 2 हत्ते वाली, राइट और लेफ्ट दोनों में 2 हत्ते हैं। तो ये हमारी यूनान के अंदर मिलती थी पहले। तो यूनानी दुहत्ती सुराही मिली है हमें कहाँ से, भीनमाल से। इसका मतलब कि उनका यूनान से संपर्क रहा होगा भीनमाल का कभी न कभी। फिर रोमन एम्पोरा की बात करें तो सुरापात्र या शराब पीने का जो पात्र है वो भी हमें वहीं से मिला। तो यूनान या रोमन चीज़ें वहाँ से मिली। बात करें भीनमाल की, तो भीनमाल चावड़ा राजपूतों की राजधानी थी। भीनमाल क्या था, हमारे चावड़ा राजपूतों की राजधानी हुआ करती थी। प्रतिहारों से पहले भीनमाल में चावड़ा वंश का शासन माना जाता है। सिरोही के जो बसंतगढ़ अभिलेख है, वहां से चावड़ा वंश की जानकारी मिलती है। सिरोही का जो बसंतगढ़ अभिलेख है, तो उस अभिलेख से हमें क्या मिलता है, चावड़ा वंश की जानकारी मिलती है। बसंतगढ़ क्या राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। बसंतगढ़ कहाँ पे, हमारे राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। चावड़ा राजाओं ने कवि माघ और चंद्रगुप्त को संरक्षण प्रदान किया था। क्या, चावड़ा राजाओं ने क्या किया था, कवि माघ और ब्रह्मगुप्त है, इनको संरक्षण प्रदान किया था। चावड़ा राजाओं के शासनकाल में हेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। क्या, चावड़ा राजाओं के शासनकाल में क्या हेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। और हेनसांग की बात करें तो हेनसांग ने भीनमाल को क्या कहा, तो हेनसांग को इन्होंने पीलो मोलो कहा। ये याद रखना, हेनसांग ने भीनमाल को क्या कहा, पीलो मोलो कहा है। कालांतर या बाद में प्रतिहारों ने भीलमाल पर अधिकार कर लिया। क्या, बाद में प्रतिहारों ने भीलमाल पर अधिकार कर लिया। भीलमाल क्या एक शिक्षा का केंद्र था। भीलमाल क्या था, एक शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। फिर आता हमारा बसंतगढ़ से अभिलेख सिरोही का 625 ईस्वी में। तो 625 ईस्वी सिरोही के अंदर इस अभिलेख की बात करें तो बसंतगढ़ राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। और सिरोही का बसंतगढ़ अभिलेख 625 ईस्वी का अभिलेख है। बसंतगढ़ अभिलेख बसंतगढ़ के क्षेमकारी माता के मंदिर से प्राप्त हुआ है। बसंतगढ़ अभिलेख की बात करें तो बसंतगढ़ क्या है कि बसंतगढ़ के क्षेमकारी जो माता का मंदिर है वहाँ से हमें बसंतगढ़ अभिलेख प्राप्त हुआ है। चावड़ा राजा वर्मलात के शासनकाल में, क्या, चावड़ा राजा वर्मलात के शासनकाल में रज्जिल आबू का सामंत हुआ करता था। चावड़ा राजा वर्मलात के शासनकाल में क्या रज्जिल आबू का सामंत था उस समय। इस समय हमारे बसंतगढ़ अभिलेख सामंती व्यवस्था की जानकारी देता है। उस समय का जो बसंतगढ़ अभिलेख है वो हमें क्या देता है, सामंती व्यवस्था की जानकारी देता है। वहाँ सामंती व्यवस्था किस प्रकार हुआ करती थी। आबू राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है।
बसंतगढ़ अभिलेख की बात करें तो बसंतगढ़ अभिलेख में पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। जब बसंतगढ़ अभिलेख में पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था, बात करें तो हमारे जैसे राजस्थानी आदित्य की बात करें तो राजस्थानीय प्लस आदित्य, तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ राजस्थानी आदित्य। तो बसंतगढ़ अभिलेख में पहली बार राजस्थान शब्द आया था। अब महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें इससे, तो कवि माघ के द्वारा शिशुपाल वध नामक एक पुस्तक लिखी गई थी। कवि माघ के द्वारा क्या शिशुपाल वध नामक एक पुस्तक लिखी गई थी। ब्रह्मगुप्त को राजस्थान में न्यूटन कहा जाता है। क्या ब्रह्मगुप्त को राजस्थान में भारत का न्यूटन कहा जाता है। ब्रह्मगुप्त और कवि माघ दोनों ही भीनमाल से संबंधित थे। कई बार परीक्षाओं में आ चुकी है सवाल कि हमारे भीनमाल से निम्न में से कौन कौन संबंधित थे, तो आपको बताना ब्रह्मगुप्त और कवि माघ दोनों ही हमारे भीनमाल से संबंधित थे। ब्रह्मगुप्त और कवि माघ दोनों ही चावड़ा राजाओं के दरबार में रहते थे। भीनमाल में चावड़ा राजा वंश के राजा वर्मलाद के समय आबू का सामंत कौन था? रज्जिल। बसंतगढ़ अभिलेख में पहली बार, क्या बसंतगढ़ अभिलेख में पहली बार राजस्थानी आदित्य नामक उल्लेख किसी अभिलेख में मिलता है, मतलब इसी अभिलेख में मिला है जिसमें क्या है राजस्थान शब्द मिला है। तो बसंतगढ़ अभिलेख में राजस्थान मतलब राजस्थानी आदित्य नाम शब्द का अर्थ पद है कि भूमि के रूप में राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया था। ये भी आप याद रखना कि वैसे तो ये राजस्थान शब्द जो हमारे बसंतगढ़ अभिलेख से मिला है, लेकिन राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग भूमि के रूप में जेम्स टोड ने किया था, कर्नल जेम्स टोड ने किया था। अब हम देखेंगे राजस्थान के कुछ पुरातात्विक स्थल जो पुराने हैं और वो किसी खास से संबंधित नहीं है। जैसे हमारा गणेश्वर सीकर से संबंधित है, सुनारी झुंझुनू, बरोड़ श्री गंगानगर, जोधपुरा जयपुर, इसवाल उदयपुर, कुराड़ा नागौर, झाड़ोल उदयपुर, पिंड पांडलिया चित्तौड़गढ़, हमारा कोल माहौली सवाई माधोपुर, मल्ला भरतपुर, एलाना जालोर, नलियासर जयपुर, नंदलालपुरा जयपुर, किराड़ौत जयपुर, चितवाड़ी जयपुर। तो हमारे कुछ सभ्यता के स्थल है जो फिक्स किसी सभ्यता से संबंधित नहीं है, लेकिन इनको पढ़ना जरूरी है। तो एक एक करके इनको पढ़ना शुरू करें। पहला आता गणेश्वर सीकर। तो गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे स्थित है। बात करें उत्खनन की, तो गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो इसका उत्खनन हमारे RC अग्रवाल ने किया था। हमारे यहाँ से क्या क्या उत्खनन से क्या क्या मिला है? तांबा, कॉपर, पत्थर के बांध, ध्यान रखना तांबा और पत्थर के बांध हमें यहाँ से मिले। गणेश्वर से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यहाँ भेजा जाता था। गणेश्वर सभ्यता से क्या है कि हमारे तांबा उत्खनन करके कहाँ भेजा जाता था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कही जाती है। गणेश्वर सभ्यता को क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे पुरानी सभ्यता हमारी गणेश्वर सभ्यता मानी जाती है। फिर आती है हमारी सुनारी, ये झुंझुनू सभ्यता। तो इस सभ्यता में राजस्थान के झुंझुनू जिले में कांतली नदी के स्थित है। ये भी क्या सुनारी सभ्यता भी हमारे क्या कांतली नदी के किनारे स्थित है झुंझुनू में। सुनारी भी क्या है? एक वैदिक सभ्यता बस्ती थी। क्या वैदिक सभ्यता की वैदिक कालीन बस्ती थी। उत्खनन की बात करें तो सुनारी सभ्यता से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले? हमारे लोहा, चावल, घोड़ों से खींचा जाने वाला रथ, तो ये चीज़ें हमें सुनारी सभ्यता से मिला है। क्या क्या लोहा, चावल, घोड़ों से खींचे जाने वाले रथ की बात करें तो ये भी हमें वहीं से मिला है। तो बरोड़ की बात करें श्री गंगानगर के, तो बरोड़ राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में स्थित प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित स्थल है। बरोड़ की बात करें तो बरोड़ से क्या क्या साक्ष्य मिले? बरोड़ सभ्यता से प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के अवशेष मिले। बरोड़ सभ्यता की बात करें तो बरोड़ सभ्यता से हमें प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के अवशेष मिले। बात करें यहाँ से बटन के आकार की मोहरें भी मिली है। क्या बटन के आकार की मोहरें भी यहीं से मिली है। बात करें 8000 लार्ज वर्द मन के भी यहीं से मिले। लेपिसजुली जो नीले रंग के पत्थर होता है वो भी हमें यहीं से मिले हैं। मोती मिले हैं नीले रंग के, जो हमारे कहाँ से मिलते थे? हमारे अफगानिस्तान की संकेत है कि उनका संपर्क हमारे बरोड़ का संपर्क हमारे अफगानिस्तान से भी रहा होगा। तो क्या मिला है? 8000 लार्ज वर्द मन के मिले। मोहरे की बात करें तो मोहरे सेलकड़ी पत्थर की बनी हुई थी। तो एक सेलकड़ी पत्थर क्या होता है? एक मुलायम पत्थर होता है जिसकी बनी हुई मोहरे थी। अगली सभ्यता आती है हमारी जोधपुरा सभ्यता। ये हमारे जयपुर से संबंधित थी। तो जोधपुरा राजस्थान के जयपुर जिले में साबी नदी के किनारे स्थित एक सभ्यता है। जोधपुरा सभ्यता की बात करें तो जोधपुरा राजस्थान के जयपुर जिले में साबी नदी के किनारे स्थित है। उत्खनन की बात करें तो यहाँ से उत्खनन के बाद क्या मिला? तो तांबा। फिर अगली सभ्यता आती है हमारी इखवाल या इसवाल सभ्यता। तो ये हमारी इसवाल सभ्यता राजस्थान के उदयपुर से संबंधित है। इसवाल की बात करें तो इसवाल से हमें क्या क्या उत्खनन के बाद मिला है? एक तो हमें लोहा मिला है,
बात करें इसवाल की, तो इसवाल एक औद्योगिक नगरी हुआ करती थी। इसवाल क्या है? एक औद्योगिक नगरी हुआ करती थी। फिर अगली सभ्यता आती है हमारी कुराड़ा सभ्यता, जो हमारे नागौर में पड़ती है। तो कुराड़ा राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। उत्खनन की बात करें तो उत्खनन के बाद हमें यहाँ से क्या मिला है? खेती के औजार। तो कुराड़ों को औजारों की नगरी कहा जाता है। कुराड़ा को क्या बोलते हैं? औजारों की नगरी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से खेती के औजार मिले हैं। यहाँ से क्या मिले? खेती के औजार मिले। इस वजह से कुराड़ा को औजारों की नगरी कहा जाता है। फिर शैल चित्र की बात करें, जो रॉक पेंटिंग की बात करें, तो राजस्थान में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ से हमें क्या? शैल चित्र या रॉक पेंटिंग प्राप्त होती है। तो राजस्थान के कौन कौन से एरिया जहाँ से हमें शैल चित्र प्राप्त होते हैं? तो चट्टाने में जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें शैल चित्र कहा जाता है। तो शैल चित्र में कहाँ से प्राप्त होते हैं? एक तो आता है डडीकर अलवर से, हरसोरा अलवर से, सोहनपुरा सीकर, कन्यादय बारा, गरदड़ा बूंदी, आलनिया कोटा। तो ये वो एरिया है जहाँ से हमें शैल चित्र प्राप्त होते हैं। और जगत नारायण की बात करें तो जगत नारायण ने आलनिया कोटा के शैल चित्रों की खोज की थी। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने क्या? राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में चर्चा की। कुछ के बारे में हमने विस्तृत रूप से और कुछ के बारे में हमने शॉर्ट में देखने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।